बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी वीडियो है वो SLO बेस्ड असेसमेंट के सिलसिले में बहुत अहम जो हमारा टेस्ट आइटम होते हैं जिनको हम MCQs भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक बड़ा अहम और मोस्ट जो पॉपुलर क्वेश्चन टाइप है जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, उस पर आज हम जो पहली वीडियो इस पर बनाने जा रहा हूँ उसमें आज मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे मेयारी और बहुत इफेक्टिव जो MCQs डेवलप किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनमें क्या खुसूसियात होने चाहिए। एज ए डेवलपर जब हम या एज ए टीचर जब हम बच्चों का इंटरनल टेस्ट बनाते हैं, मंथली टेस्ट बनाते हैं, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम टेस्ट बनाते हैं, बोर्ड के जो पेपर आते हैं, उसके बाद बेशुमार हमारे जो आगे MD-CAT होते हैं, जब भी आप आगे अपनी सर्विस के लिए कोई टेस्ट देते हैं तो एक जो मोस्ट पॉपुलर जो पहले मैंने बताया MCQs जब हमारे सामने आते हैं फिर उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जब ये बनाए जाते हैं उसमें क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये तमाम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज हम बेसिक देखेंगे कि जब एक बहुत अच्छा एक मेयारी MCQ जब बनाया जाता है उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। तो आज की इन खुसूसियात पर हम बड़ा मुख्तसर सा थोड़ा थोड़ा इनको ब्रीफ करेंगे। वैसे तो जो मैंने इन बहुत सी जो MCQ की खुसूसियात देखी हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, उसके साइलेंट फीचर देखे हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए, उन्हीं में देख कर जो है कुछ आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है जी वो अगर देखें तो है क्लियर एंड कंसाइज वर्डिंग। MCQs के याद रखें दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर जो एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसके बाज़ दफ़ा आप देखते हैं 3 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। तो वो जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम स्टैम्प कहते हैं। और जो नीचे ऑप्शन होते हैं ABCD, 4 हैं तो ABCD हो गए, उनमें एक की होती है और 4 जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर होते हैं। तो इसका जो पहला उसका कैरेक्टर ये होना चाहिए, एक इफेक्टिव MCQs शुड बी ए क्लियर एंड कंसाइज। शुड बी क्लियर मीन कि उसकी स्टैम्प, उसके चारों ऑप्शन बड़े क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना हो। जब आप उनको बना भी रहे हो तो बड़ी आसान लैंग्वेज रखें, उसमें जो वर्डिंग सेंटेंस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए, ताकि जिसको जो अटैम्प्ट कर रहा हो वो आसानी से उसको समझ ले। सेकंड है जी सिंगल करेक्ट आंसर है की, द वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से MCQs जब हम बना लेते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं, हम खुद जब बहुत से प्रोफेशनल टेस्ट में जाते हैं तो उनके जो ऑप्शन होते हैं, जिसको मैंने कहा कि एक की होती है और 4 उसमें 2 या 3 जो बाकी होते हैं उन ऑप्शन को वो डिस्ट्रक्टर बन जाते हैं। तो की का या करेक्ट आंसर का कहते हैं की शुड बी या वन, की हो पर एक ही की हो, यानी उसका जो पॉसिबल आंसर बन रहा है, जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो एक ही हो। ये ना हो कि बस उसका करेक्ट आंसर एक क्वेश्चन में आ गया A है और C भी ठीक हो। नो, तो बनाते वक्त एक बेस्ट इफेक्टिव की जो चेक लिस्ट है, जब जितने भी आप MCQs बना रहे हैं उनकी की जो हो, हर लिहाज से जब उसको असेसमेंट किया जाए, उसको देखा जाए, उसको रिव्यू किया जाए, उसको अटेम्प्ट किया जाए, तो की शुड बी वन। नेक्स्ट है प्लाजिबल डिस्ट्रक्टर। जैसे मैंने कहा कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें हम एक की रखेंगे। 3 जो हमारे ऑप्शन होते हैं जो एक्चुअल इनकरेक्ट होते हैं, जो जवाब जो वो उसकी की नहीं होते हैं, उनको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। तो प्लाजिबल मीन कि वो रेलेवेंट हो, वो भी एक जैसे हो, वो जो स्टैम्प है या जो हम पूछ रहे हैं या की के साथ उनकी रेलिवेंसी हो, ताकि वो जो अटेम्प्ट करने वाला हो उसको क्रिटिकल थिंकिंग दे, उसी लेवल के उसी ग्रुप के में पूछ रहे हैं। सपोज हम कोई एनिमल का पूछ रहे हैं वर्टिब्रेट में, तो वो जो है रेप्टाइल्स हैं, तो जो एक करेक्ट होगा, बाकी भी जो होंगे उसी ग्रुप के मेंबर हों, और ताकि उनमें वो प्लाजिबिलिटी नज़र आती है, रेलिवेंसी जो है वो नज़र आती है। तो ये भी बनाते वक्त देखना है, ये ना हो कि हमारी की किसी और जो तो कंटेंट जो आप पूछ रहे हैं उससे हो, बाकी जो डिस्ट्रक्टर हैं वो आसानी से पता चल जाए इसमें तो कि ये है
मसलन इनवर्टिब्रेट पूछ रहे हैं तो चारों इनवर्टिब्रेट होने चाहिए, उसमें हम 3 वर्टिब्रेट दे दें तो आसानी से उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, गैसिंग फैक्टर बढ़ जाएगा। बैलेंस ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑप्शन इस जो इसके जो फीचर है इसमें यह है कि हम 4 या 5 ऑप्शन लिख रहे हैं, ए बी सी और डी। इनकी जो एक तो ये है कि जो हम इसके 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, एक की और 3 डिस्ट्रक्टेड, उनकी लेंथ भी एक जैसी हो, वो हो उसमें हो। और दूसरा इसमें बैलेंस जो ऑप्शन का मतलब ये भी है कि अगर पहले का ऑप्शन का जो जवाब जो कि ए है, दूसरे में सी रख लें, तीसरे में डी रख लें, फिर बी रख लें, ये ना हो कि ए बी तो आसानी से उसमें गैसिंग लग जाती है। तो ये दोनों तरह से हो। एक तो इसकी जो आपकी की इतनी लंबी हो, उसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी हो कि बाकी 3 एक वर्ड पे हैं, की आपकी 3 वर्ड पे है तो आसानी से गैसिंग लगेगा, और वो हर कोई टाइम करने वाले को सही जवाब ना भी आता हो तो वो कहेगा ये इसका आंसर हो सकता है। दूसरा ये है कि ए बी ये ना हो कि एक का ए है, दूसरे का सी रख लें, फिर बी रख लें, फिर ए रख लें, फिर डी रख लें। इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड ऑप्शन जो दें। फोकस ऑन वन कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी आप एक कंसेप्ट उठाएं, जिस तरह हम कहते हैं कि SLO बेस्ड MCQs हम बना रहे हैं या कंसेप्ट बेस्ड हम जो है वो MCQs बना रहे हैं, तो उस जो आइटम भी आप बनाएंगे उसमें सिंगल आइडिया, सिंगल कंसेप्ट को लेकर चलें। एक MCQs में एक से ज़्यादा कंसेप्ट जब आप लेकर आएंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा और ना ही उसमें क्लैरिटी आएगी। तो इस लिहाज से एक ही कंसेप्ट लें और उस पर सिंगल MCQs जो है वो आप जो है वो डेवलप करेंगे। उसके बाद नंबर 6 है वो ये रेलेवेंट कंटेंट। जिस सिलेबस से, जिस करिकुलम से, जिस टॉपिक से, जिस ग्रेड से, जिस सब्जेक्ट से, जिस आप जो है वो टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं, उसका वो कंटेंट बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब इसमें रेलेवेंट कंटेंट का मतलब ये भी है, 4 ऑप्शन हमने दे दिए। सपोज आप ग्रेड 6 के बच्चों की उर्दू में, जनरल साइंस में आपने एक की और 3 ऑप्शन दे दिए। अब आपने रेलेवेंट कंटेंट का ये भी है कि क्या बच्चों ने इससे प्रीवियस ग्रेड में ये जो बाकी आपके डिस्ट्रक्टर हैं, ऑप्शन है, इनको पहले कहीं पढ़ा हुआ है, उनके प्रीवियस नॉलेज में है, उनकी इसके साथ रेलिवेंसी है क्या। जिस तरह यहाँ भी मैंने आपसे बताया था कि प्लाजिबल डिस्ट्रक्टर या उसमें उसकी जो होगा रेलेवेंट कंटेंट, ये स्टैम्प में भी आएगा और नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें भी हो रेलेवेंसी जो है वो नजर आती हो। ये ना हो कि एक डिस्ट्रक्टर तो ठीक था लेकिन हो सकता है बनाने वाले ने कि BSc में पढ़ा हो, MSc में पढ़ा हो, तो वो यहाँ ऑप्शन लिखते, लेकिन आपने जब भी MCQs बनाने हैं तो आपने देखना है कि आपके सामने जिनके लिए टेस्ट बनाने हैं वो कौन है, कौन सा उनका ग्रेड है, कौन सा उनका सब्जेक्ट है, क्या उनका प्रीवियस नॉलेज जो आप MCQs बना रहे हैं उसके मुताल्लिक है। ये सारी चीज़ें रेलिवेंसी में आ जाती। अवॉइडेंस ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिकी क्वेश्चन कभी ना बनाएं MCQs को, वो ही बड़ा सिंपल रखें उसकी स्टैम्प को, उसके चारों आपको, और जो आप असेस करना चाहें क्या आपका ये आइटम वो असेस कर रहा है कि नहीं, उसमें बच्चों को ट्रिकी या उसको उस समझ ही ना आए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, या बच्चे इसमें आप उसकी किस लेवल को असेस करना चाहते हैं, किस कॉग्निटिव लेवल को, क्या ये नॉलेज का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग का, एप्लीकेशन का है या सिंथेसिस का है। तो बिल्कुल वो ट्रिकी लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो, उसमें असेसमेंट, उसकी इवैल्यूएशन, एनालिसिस जो है वो मुश्किल हो जाता है। रैंडमाइजेशन, रैंडमाइज्ड आंसर ऑर्डर, ये पहले भी मैंने बताया है कि आपने इसको रैंडमली रखना है, A C D B, फिर A को ले आए, फिर D को ले आए। इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें गैसिंग कम हो जाएगी और थिंकिंग क्रिटिकली जो है वो ऑप्शन जो है वो जो अटेम्प्ट करने वाला होगा वो उनको इस तरीके से बहुत आसानी तक अपने की तक जो है वो नहीं पहुंच सका। प्रॉपरली वेटेड
जब आपका एमसीक्यूज आइटम डेवलप हो जाता है, आप फिर उसको असेस करते हैं, जब उसका एनालिसिस किया जाए तो हम उसको क्या प्रॉपरली रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू में आइटम को यही देखा जाता है कि क्या ये नॉलेज का अगर क्वेश्चन बनाया है तो वाकई नॉलेज का है, उस लेवल के लिए ही उसको असेस कर रहा है। अगर अंडरस्टैंडिंग की असेस करने के लिए बच्चों का हमने बनाया है, क्या ये अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव लेवल को असेस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखना जाएगा। फिर जिस मकसद के लिए हमने ये आइटम बनाए हैं, क्या उस को ये अचीव कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं। इसी से इसकी रिलायबिलिटी, रेलेवेंसी और वैलिडिटी आ जाएगा, वह को भी हम आसान से मालूम कर सकेंगे। अगर जिस मकसद के लिए हम जो लेवल बच्चों का अचीवमेंट उनका देखना चाहते हैं, अगर रिव्यू में हमें पता चल जाता है कि ये टेस्ट या ये आइटम जो है वो उसी के लिए बनाया गया है, तो ये एक बेस्ट आइटम होगा, ये रिलायबल आइटम होगा, ये एक वैलिड आइटम जो है वो होगा। उसके बाद है एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप टेस्ट बनाएंगे उस सब्जेक्ट को देखेंगे, उन बच्चों को देखेंगे, उनका करिकुलम को देखेंगे, उनका सब्जेक्ट देखेंगे, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर कौन सी टाइप है, ये एनुअल है, फिर उनकी स्कीम ऑफ स्टडी को आप देखेंगे, ये बोर्ड का एग्ज़ाम है। ओवरऑल देखने के बाद आप उसके डिफ़िकल्टी लेवल का तयन करेंगे। अमूमन जो हम नॉलेज के क्वेश्चन बनाते हैं, अब एक नॉलेज का आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो ईजी ही, ज़्यादातर एवरेज जो क्वेश्चन वो जो है वो ईजी हो जाते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल जो आप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बनाते हैं तो उनको हम मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्टी लेवल पे रखते हैं, और जो ही एप्लीकेशन जैसे ऊपर होगा तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी जो है वो बढ़ेगा। ये उसके लिए ये बहुत अहम इसका कैरेक्टर है कि एप्रोप्रिएट डिफ़िकल्टी लेवल हो। सारे ही नॉलेज के बना दें तो सारे वो आसान हो जाएंगे, उससे आपको एक अच्छी असेसमेंट या उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए कुछ आइटम आपके उसके आसान हों, कुछ मॉडरेट हों, और कुछ जो है वो डिफ़िकल्ट उस लेवल पे जाएं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें SNO, उसमें ऑब्जेक्टिव्स, उसके कॉन्सेप्ट या कंटेंट जो ले रहे हैं, या उसका जो टॉपिक है वो क्या है, उस लिहाज से आप इसको देखेंगे। इंक्लूजन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे दो पार्ट मैंने बताए थे कि एक MCQs की स्टैम्प है जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसके ऑप्शन होते हैं। तो इन स्टैम्प में खासकर स्टैम्प शुड बी शॉर्ट बट कम्प्रीहेंसिव, मुकम्मल इंफॉर्मेशन उसमें हो, और उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस हो टूवर्ड्स जो उसके ऑप्शन है। तो आप एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें देंगे तो जो अटैम्प्ट करने वाला होगा वो कभी उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो ये हर लिहाज में इसमें जो है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे टेस्ट में होने चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये जो थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अगर हम डेवलप करते वक्त, प्लानिंग करते वक्त, ये एज ए टेस्ट आइटम डेवलपर हमारे माइंड में होने चाहिए, तो हम एक बहुत अच्छा MCQ बना सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी, अब हम उसमें जाएंगे हाउ कैन वी डेवलप और कंस्ट्रक्ट अ गुड टेस्ट आइटम। तो उसके लिए भी कुछ रूल फॉलो होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उसको ज़रूर कमेंट्स भी करें, और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, और ज़रूर इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वस्सलाम।